I'm waiting for the student. Once they join, then I will start class.
जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी आपको लिंक मिल, अभी आपने भेजा था लिंक? जी जी लिंक तो ये है ना, ठीक है ना, यही हमेशा ये लिंक ठीक रहेगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा अच्छा, हमने 2 चैप्टर हमने कर लिए थे, याद होगा आपको, है ना? जी सर। तो जी आपने बुक देखी है वो? तो आपने आपने मोबाइल पे आप देख रहे हैं या लैपटॉप पे देखना है इसको? सर मोबाइल पे देख रहा हूँ सर। इसको आप एक काम करें, इसको लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आप कर लें, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ना वो ये वाला, ठीक है ठीक सर। है। अभी जो लेक्चर ठीक हो रहा है तो आप किसी भी ले लें आप, लेकिन जो इसको पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे ठीक आप है सर। देखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई ठीक। ये चैप्टर 1-2 में कोई इशू तो नहीं था ना आपको? नहीं सर, कोई इशू नहीं था। अच्छा ग्रेट। अच्छा, हम थोड़ी सी अब जो है ना असल जो है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक थी। असल जो है ना, अभी इकोनॉमिक्स हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर मैं आपको साथ-साथ जो है ना, ये कुछ चीज़ें अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हो, अभी क्या नज़र आ रहा है स्क्रीन पे आपको?
अभी सर वो चैप्टर 3 का इंडेक्स नजर आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, मैं आपको ना इसके अंदर एक और चीज है जो कि मैं साथ साथ अगर आपके आगे है तो मैं कराता हूँ आपको। अच्छा, अब थोड़ी सी हम ना साथ साथ थोड़ी सी टेस्टिंग की तरफ भी जाते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक हो जाए ना। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी मैं आपको शेयर करता हूँ। ये देखें, आपको नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, अब देखें हमने जो पढ़ा था ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह चीजें, इसको थोड़ा सा हम जो है ना इसको हम देखते हैं कि सोचे 2-4 एमसीक्यू करते हैं, फिर हम अगले चैप्टर पे जाएंगे, सही है? अच्छा, ठीक है सर। हर चैप्टर में बल्कि मैं आपके साथ जो है ना अब ये तमाम एमसीक्यू ने 1-2 करने के बाद मैं आपको ये सारे आपको होमवर्क में दे दूंगा, ये सारे कर लीजिएगा। अच्छा, टॉपिक वाइज हैं जो हमने पढ़ा है ना उसी के मुताबिक। जैसे अभी आप देखें, अ फार्मर कैन प्रोड्यूस बोथ बीफ एंड लैम्ब, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ किलो ऑफ बीफ इज 3 किलो ऑफ लैम्ब। अच्छा, सारे पास पेपर के क्वेश्चन हैं, ठीक है? जी सर। नजर आ रहा है आपको नवंबर 2013 का पेपर 1 और पेपर 3 है ये, ठीक है ना? पेपर 3 वाले आप नहीं करिएगा, आप सिर्फ पेपर ठीक 1 और 2 वाले करिएगा, 1 वाले करिएगा, सही है? ठीक है सर। क्योंकि एएस में पेपर 1 होता है और ए2 में पेपर वो होता है 2 होता है। तो पेपर 1 और पेपर 3 होता है, ठीक है? क्लियर है? जैसे ये ठीक 1 वाला है ना, ये 1 वाला आपके पास आ गया। इस तरह के कर लिए कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, सही है? ठीक है सर। अब जैसे ये पेपर 3 इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक पेपर 1 ये वाला है। अब इसमें देखें, व्हाई स्कैरसिटी इज द सेंट्रल फीचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसमें एबीसी में आप क्या ख्याल है कौन सा होना चाहिए? स्कैरसिटी पता नहीं क्या होती है? जी सर। क्या होती है? सर किसी चीज की कमी। हाँ, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में किसे बोलते हैं? अनलिमिटेड वांट। अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड वांट्स। आपके वांट लिमिटेड थोड़ी होते हैं। अगर लिमिटेड वांट हो तो फिर अनलिमिटेड तो मसला ही कोई नहीं है आपका, ओह हाँ, सॉरी सॉरी है सॉरी ना? सर। ऐसा ही है ना? जी जी अगर जी आपके पास अनलिमिटेड वांट्स, आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो और वांट लिमिटेड हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है इकोनॉमिक। जी जी इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास लाख रुपए हैं और आपके पास जो वांट है आपकी वो 10,000 रुपए की, तो आपको एक्स्ट्रा बच जाएंगे, सही है? तो जी। प्रॉब्लम कब आती है? जब आपके पास वांट जो आपकी ज्यादा होती है और रिसोर्सेज कम होते हैं, जिसे कहते हैं जी। अनलिमिटेड वांट अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है? अच्छा, अब आपके ख्याल में इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? व्हाई इज स्कैरसिटी द सेंट्रल फीचर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? अ, सर ए तो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, सही होगा। ये नहीं होगा, सही है, सही कह रहे हैं और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। आप। बिल्कुल है, ये तो सही है, लेकिन इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या आंसर आ रहा है। व्हाई द स्कैरसिटी? स्कैरसिटी जो ना मेन प्रॉब्लम क्यों है? अब इससे लिंक जो है वो हमारा जो है ना, कंज्यूमर हैव लिमिटेड चॉइसेस। ये ए और डी को तो निकाल दें। अब ये जी। बी और सी में देखें कौन सा आपको ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है क्वेश्चन से जो लिंक हो रहा है जो। सर सी आंसर इसका। सी आंसर है। चलें, इसको ये 10 है ना, और ये 10 जी वाला हमारे पास ये वाला पहला वाला। अब इसको जाके चेक करते हैं। आप सी कह रहे हैं, 10 का सी, ठीक है? अभी चेक जी करते हैं कौन सा सही है। 10 का सी आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल ठीक बताया आप। जी शाबाश, ठीक है? इसका मतलब ये आपको आता है, ठीक है ना? इस तरह आप अगर आप वो कर लेंगे तो फिर मैं और फिर अगली क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं हम लोग, सही है? ठीक है सर। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? नहीं सर। चलें ठीक है, तो हम अगले इसको एमसी की एक आध और कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे अगले जो मेन चीज पे हमारे, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा अच्छा, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सोसाइटी एम्प्लॉइंग वर्कर्स हु वुड अदरवाइज हैव नो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट? क्या मतलब है? सर क्वेश्चन सर ये क्या है? वेरिएंट 2 का नहीं है। तो फर्क नहीं पड़ता उसे। पेपर अच्छा ठीक पे, है। ठीक है, वेरिएंट तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेपर वन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है हाँ, ये वेरिएंट होगा मेरा ख्याल है, ये जून
2002 पेपर 1, हाँ पेपर 1 वाले क्वेश्चन करने सारे, पेपर तो सारे कर लेंगे फिर तो, ये तो वेरिएंट वाला होगा वर्क, ठीक है। जी ये नवंबर 2002 बल्कि इसमें शायद लिखा हुआ भी होगा, अगर नहीं है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन ये तो ठीक हमारे जो टॉपिक उसके हिसाब से रिलेटेड है ना। What is the ठीक है सर। opportunity cost society of employing workers who would otherwise have no alternative employment? आपके ख्याल में क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या जी होगी? सर। आपके ख्याल में? अच्छा जी सर, एक हाँ हाँ, आराम से देखिए, आराम से। सिक्योरिटी। सर ये वाला समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? सर जैसे एक टाइम पे सर दो चीजें हो रही और एक चीज को हम ड्रॉप कर दें। बिल्कुल ठीक है। आपको आप क्वेश्चन पढ़े जरा, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू सोसाइटी ऑफ एम्प्लॉइंग वर्कर्स who would otherwise have no alternative employment? अब The आंसर wages they are paid. आप चार आंसर देखें। सर ए होगा शायद सर, the wages they are paid. जो वेजेस पे की जाएगी, देखिए वो तो एक्चुअल कॉस्ट होगी ना, पॉलिटिकल कॉस्ट जो फॉरगो कर रहे हैं। देखें, अगर हम इसको पे कर रहे हैं ना, देखें अगर अगर हमने उनको एम्प्लॉय किया ना, वर्कर को एम्प्लॉय, तो हम पैसे तो देंगे उनको, तो हम जी। जो हम छोड़ रहे हैं उसकी जगह कुछ हम्म। और, तो वो हमारे पास होगी ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो दे रहे हैं जी वो तो एक्चुअल कॉस्ट जो पेमेंट कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ में आ रही है? देखें, अपॉर्चुनिटी जी जी कॉस्ट क्या सर। होती है, अगर हम इनको एम्प्लॉय नहीं करते तो ये क्या करते फिर? अ, आपको ऐसा करें, कोई और गैस लगाएं कोई से, फिर हम चेक करते हैं आंसर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा। सर सी। सी का मतलब है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे पास, देखें मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इसका आंसर हमारा नंबर 1 था नहीं हमारे पास? जी 1 का देखें आंसर जो है इसका डी है। पता है क्यों है? डी। क्यों है पता है? मैं आपको नहीं बताता सर। हूँ, अभी बताता हूँ आपको। देखें, आपके पास जो पहले जो लिखी है, देखें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है आपके पास। अब क्वेश्चन आप पढ़े, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सोसाइटी एम्प्लॉइंग वर्कर हु वुड हैव अदरवाइज नो ऑल्टरनेटिव, जो फॉरगो कर रहे हैं वही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो इनका दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। जैसे याद है मैंने आपसे कल डिस्कस किया था ना, अगर आपके एक ही जो दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है, आप कुछ फॉरगो कर ही नहीं रहे, तो आपकी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो गई, है ना? ऐसे ही है ना? जी सर। बात समझ में आ गई? अभी समझ में आ गई, क्लियर हो गई? जी जी सर, क्लियर अभी हो। असल में ना इसीलिए मैं पास से पास जो ना दादा वो बंदा थोड़ा परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इसका फ्लेवर देने के लिए मैंने थोड़ा सा लगाया, ठीक है ना? लेकिन आप थोड़ा ठीक थोड़ा है सर। करते रहेंगे, परेशान नहीं होइए, एक दफा दो दफा तीन दफा करके आपके पास थोड़ा सा वो होगा ना, दिमाग आपको चलेगा, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। लेकिन अब ठीक है इससे हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास जो नेक्स्ट जो हम फॉरगो करते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर अगर कोई वेट हैव नो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, दूसरा कोई है ही नहीं, तो इसका ठीक मतलब है है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी है ही नहीं, ठीक है? और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है तो इसका ठीक है मतलब सर। जीरो है। ठीक है बेटा, अभी यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अच्छा, ये जी इसको इसको आप थोड़े से ट्राई कर लीजिएगा, ये वाले मैं आपको ये मैं शेयर कर दूंगा।
और उसके बाद जो इशू होगा इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, ओके। अब हम चलते हैं। अच्छा, ये असल में ना ये जो आपके साथ जो है ना क्वेश्चंस है ना, ये हमने देखे, मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल जो हमने जो ओ लेवल की बुक से हमने पढ़ा, वो बिल्कुल बेसिक है। और जी यही क्वेश्चन जब ये जो पास्ट पेपर है, ये एएस लेवल के हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। तो वो सही वही चीज वही होती है, कॉन्सेप्ट वही होती है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं वो, ठीक है? ठीक है। तो वी शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। फिर मैं आपको, आपने बुक ली, परचेज कर ली? जी सर, परचेज कर ली। वेरी गुड, सारी मिल गई आपको? जी। अच्छा, अकाउंटिंग की आपको कौन सी मिली आपको? अकाउंटिंग की सर, एक मिनट। जो उसका कलर क्या था? रेड था या फिर आपके पास वो? ब्लू था सर। वेरी गुड, वो उसमें सेकंड एडिशन लिखा हुआ है ना? जी। गुड, ठीक है, वो लेटेस्ट बुक है वो, बिल्कुल ठीक है। ओके सर। चलें, ठीक है जी, हम कर लेंगे। अच्छा देखें, आपके पास वो उसकी मिल गई जो मैंने अब आपको शेयर की है, मैं सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि उस पे चलते हैं। अभी इसमें मेरे ख्याल है अगर इश्यू होगा दोबारा डिस्कस कर लेंगे, परेशान नहीं होइएगा, सही है? अब हम चलते हैं, ओके सर। इसके ऊपर, डिमांड सप्लाई के ऊपर। मेरे ख्याल है अभी आपको ये नज़र नहीं आ रही होगी, आपको दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है जी, ये आपका डिमांड एंड सप्लाई है। अच्छा, आपको कभी भी कोई इश्यू हो ना, तो हम उसको, जिस टॉपिक में इश्यू है उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हैं, ठीक है ना? ये इसको आप एक दफा काम करिएगा, इसको दोबारा थॉरोली पूरा पढ़िएगा, ठीक है? यानी मैंने आपको बुक ऑलरेडी शेयर कर दी थी, इस तमाम चीज़ को दोबारा पढ़िएगा, तो उसके बाद फिर जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना एमसीक्यू के, वो उसको देख लीजिएगा, पढ़िएगा। और जो ये चैप्टर आपका, ये चैप्टर अगर आप उसमें से पढ़ लेना, जो ईएस की बुक है, तो शायद आपको और समझ में थोड़ा सा आ जाए, ठीक है? चैप्टर 1 जो है, ठीक है सर। उसको, उसके बाद दोनों पढ़ने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, आपके जो पहला चैप्टर है वो भी आपका इसी से मैं आपको अगर शेयर करूं, अगर मैं आपको इसमें पहले शेयर करता हूँ ये वाली चीज, ये जो आपके पास ये वाली बुक होगी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, नजर आ रही है आपको? ये यही बुक है ना आपके पास? जी सर, यही बुक है। और थर्ड एडिशन है? जी। सेकंड तो नहीं है? नहीं, थर्ड है सर, यही बुक है। चलो ग्रेट। अच्छा, इसके अंदर जो पहला चैप्टर है ना, वो आपका, जो मैंने पढ़ा था ना, मैंने आपसे कहा था कि ओ लेवल की बुक बेसिक है, लेकिन जब ए लेवल की बुक पढ़ेंगे ना, यही चीज आपको यहाँ पे, लेकिन बहुत कंडेंस होती है यहाँ पे थोड़ी सी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ये चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ठीक है? चैप्टर 1 के अंदर चीजें है ना आपकी, ये व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, फिर साथ साथ जो है ना वो आपका ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, एनालिसिस, एनालाइज करते हैं, आउटकम एवल्यूशन, सारी चीजें करने के बाद फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि आप वो क्वेश्चंस कर सकें। लेकिन फिर भी अगर इश्यू आता है, तो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस कर लेंगे। शुरू की चीजें वो बताइए आपको ना, पता है ये शुरू में चैप्टर आपको बताया कि डेटा कैसे करें, ये करनी सी चीजें दी हुई हैं उनको, ये सब चीजें आपको बताई हुई है। परेशान नहीं होइएगा, ये असल में बताया कि ये आपकी जो ग्राफ पढ़ना आपको आना चाहिए, डेटा टेबल को करना चाहिए, इंटरप्रेट करने आना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, ये चैप्टर 1 है आपका, रिसोर्स एलोकेशन। यहाँ पे आपकी सारी स्कैरसिटी, रिसोर्सेज, वांट, चॉइसेस, क्रेडिट, पूरी डिटेल लिखी हुई है, स्कैर सब लिखे हुए सारे, जो हमने पढ़ चुके हैं सारे के सारे। अगर कोई इसमें जो आप समझते हैं जो हमने नहीं पढ़ा है, हम इंशाल्लाह उसको पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ये पूरा पढ़ेंगे कि अब हमारी अगली क्लास से पहले पहले ये पूरा पूरा कर लीजिएगा, इसमें जो 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 ठीक है सर। जो हमने पढ़ा हुआ, ठीक है? अभी हम ऐसा ठीक। करते हैं, थोड़ी सी डिमांड सप्लाई पढ़ लेते हैं, ठीक है? चल, अब हम करते हैं डिमांड सप्लाई। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है।
चलें, ग्रेट। अच्छा, डिमांड सर अभी हमने पढ़ा था नीड एंड वांट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, छोटी चीजें पढ़ी थी। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा उसको डिमांड सप्लाई की तरफ जा रहे हैं। अब डिमांड बेसिकली क्या चीज़ होती है? सबसे पहले आप पढ़ेंगे डिमांड। डिमांड पढ़ेंगे फिर उसका सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है? डिमांड क्या चीज़ है? डिमांड बेसिकली देखिए ये आपकी वांट है। अच्छा, और उसके साथ-साथ जो है ना, अगर आपके जो अगर वांट के साथ-साथ आपके साथ अगर उसको कोई चीज़ को परचेज़ करने की एबिलिटी भी है, यानी कि आपके पैसे भी हैं या कोई जो आपके पास रिसोर्सेज़ हैं जिससे आप वो चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपनी जो वांट है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें साथ-साथ हो वो क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, देखिए मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो मैं आपसे कहूँ कि आप चाहते हैं मर्सिडीज़ कार ले लें, ये आपकी वांट है, ठीक है? अच्छा, अगर आपके पास पैसे हैं, तो अब वो डिमांड बन जाएगी, लेकिन पैसे अगर नहीं है तो इसका मतलब है खाली वांट है, डिमांड वो नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, इसी तरह मिसाल के तौर पे कि मैं कहता हूँ मुझे मुझे मेरे पास एबिलिटी है, मैं मर्सिडीज़ कार खरीद सकता हूँ, ठीक है? लेकिन आई डोंट वांट टू बाय इट, तो क्या ये डिमांड होगी? नहीं। नहीं, वेरी गुड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको इसकी नज़र आ रही हो तो डिमांड बेसिकली क्या है कि आपके लिए ये विलिंगनेस एबिलिटी बोथ शुड बी टुगेदर। इफ एनीथिंग मिसिंग इज नॉट डिमांड। क्लियर है? यस सर। बहुत बहुत आसान सी डेफिनेशन, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वेरी सिंपल, ठीक है? अगर आपके पास एबिलिटी है, इफ यू डोंट वांट टू बाय, दैट इज नॉट डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है? और अगेन if you have if you want to buy something, if you want to have particular good and service, again if you don't have ability to pay that, ability to buy that, that is again not demand। क्लियर है? तो जो फर्म है वो उस चीज को जब तक प्रोड्यूस नहीं करेगी जब तक विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों ना हो। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? अच्छा, अगर आप देखें उसके बाद अब जो छोटी जो 2-3 चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर, अब ये यहाँ तक कोई मसला नहीं है ना? इफेक्टिव डिमांड जो है, इफेक्टिव डिमांड का मतलब जो हम बात कर रहे हैं ना, तो इफेक्टिव डिमांड वही होती है। उसी इफेक्ट डिमांड कहते हैं। तो समटाइम रेफर टू एज इफेक्टिव डिमांड। अगर खाली जो डिमांड को वांट के सेंस में अगर यूज करें ना, तो वो बेसिकली आपकी वांट ही है, लेकिन एक्चुअली इफेक्टिव डिमांड का मतलब ही ये है कि आपका विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी। अच्छा, क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या होता है? जितनी आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में लोगों के पास जो है वो पैसा है इतना कि वो 10 मर्सिडीज कार खरीद सकते हैं और वो चाहते भी हैं, तो इसका क्या मतलब क्वांटिटी डिमांडेड जो है और पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर इतना पैसा जितनी मर्सिडीज आ रही है उतनी की लोग देने को भी तैयार हैं और वो चाहते भी है वो लेना, ठीक है? तो दोनों अगर होगी, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है दैट क्वांटिटी मतलब 10 मर्सिडीज कार की डिमांड मौजूद है। अगर 100 मर्सिडीज कार लोग खरीदना चाहते हैं, उनके पैसे भी हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? वो 100 मर्सिडीज कार हो जाएगी। क्लियर है? क्वांटिटी का मतलब कितने यूनिट वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है भाई, कंफ्यूजन तो नहीं ठीक है? है। ठीक है, अच्छा। नहीं सर। अच्छा, शाबाश। चलें, अब हम देखें, ये तो हो गया क्लियर। अब ये पढ़ें जरा। अगर आपको समझ, देयर आर टू रीजन फॉर दिस रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप क्या होता है? एक होती है लॉ ऑफ डिमांड। अब ये एक और नई चीज आ गई, एक और। वो क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड तो पढ़ लिया। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ये देखिए, देयर इज relationship between the price of good and services of सर्विस डिमांड। ये दोनों का रिलेशनशिप, क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे ये होती क्या चीज है। अच्छा, इसका रीजन क्या है? इसमें लिखा है एज द प्राइस ऑफ गुड और सर्विसेज फॉल्स, कस्टमर रियल इनकम राइजेस। अच्छा, ये अब एक और नई टर्म आ गई, रियल इनकम। देखिए, क्योंकि मैं आपको ना असल में वो करा रहा हूँ, उसके लिए आपको ये समझ में आ जाए इनका रियल इनकम का मतलब क्या होता है। आपके ज़हन में आता है रियल इनकम और ये क्या बात कर रहे हैं लोग? नहीं सर। अच्छा, देखें, एक होती इनकम, होती रियल। इनकम का मतलब ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो
आपके अब्बू ने आपको 10,000 रुपए दिए, ठीक है। अब 10,000 की जो है वो आप जो है ना वो मिसाल के तौर पे अपने ये किताबें जितनी आप लेने आज लेने गए थे, ठीक है ना, कल लेने गए ना किताबें, ये किताबें 10 आपने ले सकते हैं और 10,000 में, और यही इतने ही उसके साथ साथ जो है ना एक आप जैकेट भी ले सकते हैं। 10,000 में पूरा खर्च हो जाएंगे आप, ठीक है, जो किताबें ली और जैकेट। अगर सपोज करें इनकी प्राइस कम हो जाए तो ये सब चीजें लेके फिर कुछ पैसे बच जाएंगे ना आपके। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? जी तो इसे कहते जी हैं, सर। इसका कहते हैं पैसे तो वही है आपके 10,000 के 10,000 है, लेकिन आपकी रियल इनकम बढ़ गई। इसका मतलब हुआ कि आपका कुछ पैसे बच जाएंगे, तो आप जो है ना बर्गर भी ले सकते हैं। तो इससे जो परचेजिंग पावर आपकी बढ़ती है ना, परचेजिंग पावर किसे कहते हैं? जिससे जब जिन चीजों से आप वो परचेज कर सकें। तो अब आप पहले जो है ना 10,000 में से आप ये किताबें, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटिंग किताबें ले सकते थे और जैकेट ले सकते थे। जब इन चीजों की प्राइस कम हो गई, ये सपोज कर जैकेट की प्राइस कम हो गई, तो आपके पास थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा बच गए। अब आप क्या कहते हैं, बर्गर भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी रियल इनकम बढ़ गई, ठीक है। इसी तरह, जी बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास 10 के 10,000 रुपए ही आपके अब्बू ने दिए आपको, लेकिन आप जैसे अब अगर आप लेने जाते हैं दोबारा इन किताबों को और जैकेट, यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज है। सारी किताबें अकाउंटिंग और बिजनेस की किताबें और साथ में जैकेट लेने जाते हैं। पता चलता है कि भाई किताबों की कीमत भी बढ़ गई है और जैकेट की कीमत भी बढ़ गई है। इसका मतलब 10,000 रुपए की चीजें आप नहीं ले सकते। इसका मतलब ये होगा कि रियल इनकम आपकी कम हो गई। देखिए जो आपकी जो पैसा है ना 10,000, वो कहलाती है नॉमिनल, यानी नाम की। 10,000 10,000 वैसे की वैसे ही है। कंफ्यूज तो नहीं, क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है आपके? जी सर आ रही। यानी कि अब अगर आप अब 10,000 में वो चीजें नहीं खरीद पा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रियल इनकम कम हो गई है। अब जरा देखें, अब इसको जरा समझिए क्या लिखा हुआ है। एज द प्राइस ऑफ गुड सर्विस फॉल्स, अगर आपकी गुड और सर्विस की अगर कम होगी तो क्या होगा, रियल इनकम आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, विद द सेम जी लिखा सर। लिखा हुआ भी है, विद द सेम अमाउंट ऑफ इनकम द कस्टमर इज एबल टू बाय मोर प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइसेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और बात आई, एज द प्राइस ऑफ गुड और सर्विस फॉल मोर कस्टमर्स आर एबल टू पे, सो दे आर मोर लाइकली टू बाय प्रोडक्ट। अच्छा, ये रिलेशनशिप बता रहे हैं इसके अंदर कि आपके पास प्राइस और उसका रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। अभी नीचे हम आ जाए थोड़ा सा, तो डिमांड कर्व आ गया। मतलब ये कि जो डिमांड की हम बात कर रहे हैं उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अब दें तो इस तरह बनेगा। ये ग्राफ, ये इस तरह लाइन इस तरह आती है। अच्छा, आपने आपको ग्राफ तो आता है ना? जी सर। अच्छा, ठीक है ना, आपने देखा होगा यहाँ पे अगर हम इसको, अगर अमाउंट अगर पॉइंट दिया तो हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं, एक और पॉइंट दिया यहाँ पे लगा दिया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। लाइन क्या चीज जी होती है, बेसिकली नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ये तो शायद आपको पता होगा, आपका साइंस की स्टूडेंट, आपको अंदाजा होगा इस बात का। जी बेसिकली डेफिनेशन ऑफ लाइन क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड लाइन। ऐसी यही डेफिनेशन है ना इसकी। जी सर। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है ये तमाम जो है लाइन बेसिकली डिफरेंट डॉट्स को कंबाइन किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ, तो ये लाइन बन गई। अब अगर आप देखें कि अगर ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपकी जो प्राइस है वो ये है, ये कुछ भी हो सकती है। यानी ये इसे, अच्छा ये P1 की अमाउंट डॉलर में ज्यादा होगी या P2 ज्यादा होगी, ये तो आपको बता सकते हैं। सर P1 ज्यादा होगी। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि देखिए ना, आपको पता है यहाँ से नंबर ऊपर चलने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ आने शुरू हो जाते हैं। जी इसका मतलब है ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे अब ये आपकी प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपकी प्राइस जो है P1 से P2 आ गई, यानी कि कम हो गई, बढ़ गई? सर कम हो गई। वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब है कि अब इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ गए। इसका मतलब प्राइस जब कम होगी तो क्वांटिटी जो डिमांड होगी वो यहाँ से यहाँ चलेगी। इसका मतलब क्वांटिटी क्या कितनी हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है? सर दोबारा रिपीट करेंगे एक बार। मैं कह रहा हूँ जब प्राइस नीचे नीचे कम हो रही है तो क्वांटिटी जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो ज्यादा हो रही है, कम हो रही है? सर क्वांटिटी ज्यादा हो रही है सर। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक थे, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पूरी यहाँ तक की पूरी क्वांटिटी जी डिमांड हो रही है। तो इसका इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? एज द when the price decreases, quantity demand increases, and when the price of good increases,
क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आ रही है ठीक बात? है सर। या मैं लिख के बता यस दूं? सर। लिख दूं? जी सर, लिख दो। चलें, देखें। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है? When the price of goods increases, quantity demanded decreases। ठीक है? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसको इसी को नीचे ले जाके इसको अगर मैं यहाँ लिख दूं, when the, अब देखें, when the price of good increases, quantity demand decreases। when the price of goods decreases, क्या करेंगे फिर आपको इसको? decreases, quantity demanded इंक्रीजेस। वेरी गुड। इसका मतलब है, इसको हम अगर जैसे अगर आपको साइंस में आपको पता होगा, इसका मतलब इसका इनवर्स रिलेशन है। ठीक है बच्चों? कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, इसका ठीक है ना? वैसे भी ठीक है, ये हो गई। अच्छा, इसके साथ एक और एक वर्ड यूज होता है, सेटस पेरिवस। सेटस का मतलब होता है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप कहेंगे सर देखो अंडों की तो प्राइस बढ़ रही है, उसकी डिमांड तो वैसे की वैसे, फर्क ही नहीं पड़ रहा उसके अंदर, जिसका मतलब हमारा लॉ फेल हो गया। ऐसा नहीं है। ये इसकी ये जो अगर अंडों की कीमत बढ़ रही है, साथ डिमांड भी बढ़ी, उसकी वजह हम पढ़ेंगे आगे जाके। अभी हम कहते हैं कि हम तमाम चीजों को कांस्टेंट करें, यानी हम अगर जब भी कोई, याद रखिएगा, जब भी कोई लॉ स्टडी करते हैं तो हम तमाम चीजों को कांस्टेंट करते हैं, अदरवाइज हम कोई लॉ को स्टडी नहीं कर सकते अगर हम जो है सब चीजों को अगर हम वेरिएबल रखेंगे। बात समझ में आ रही है आपके? अब जी सर। आगे जाके पूरी देखिए, पूरी इकोनॉमिक्स में आप लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई पढ़ते रहेंगे, आगे जाके वजह हम समझेंगे कि भैया कि ये क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। उसकी इनकी कोई सबकी वजूहत होती हैं। ठीक है? अभी आपको देखें, अभी ठीक। जब भी हम लॉ पढ़ते हैं, इसका मतलब ध्यान में रखिएगा कि जब भी लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। अच्छा, इसका हाँ, जी। लेकिन प्रोवाइडेड कि हमारे पास तमाम अदर चीज रिमेन कांस्टेंट है, तमाम चीजों को हमने कांस्टेंट किया हुआ। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ये आपने लिख लिया? यस सर, लिख लिया। चलें, ग्रेट। अच्छा, अब देखें जरा, अब यहाँ पर अगर हम आए, इसको फिर मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, वरना ये जगह घेरेगा। ठीक है? अच्छा, इधर देखें जरा, अगर आप यहाँ देखें तो आपको शायद नजर आ, ये यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसी तरह आपके पास ये वाले आपको ग्राफ दिए हैं, एक और चीज दी गई। अच्छा, एक एक होती है मार्केट डिमांड। अभी एक और कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, आपको पता है मेल कस्टमर भी हैं, ठीक है? मेल कस्टमर भी है, फीमेल कस्टमर भी है। समझ में आ रही है बात? क्या चीज? जी सर। अच्छा, ये मेल कस्टमर, ये फीमेल कस्टमर, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये टोटल कस्टमर आ गए। जी। ठीक है? तो इसे ही, जैसे इसकी कितने 500 कस्टमर थे, 400, टोटल कितने 900 कस्टमर आ गए। तो इसको ये बताने का मकसद ये है कि जब आपके पास जो है ना, वो एक कस्टमर, जो तमाम जो टोटल कहलाते हैं, जिसे टोटल कस्टमर जिसे हम कह रहे हैं ना यहाँ पे, वो कहलाता है मार्केट डिमांड। ठीक है? और ये कहलाती है इंडिविजुअल डिमांड। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? जो लोग अलग अलग डिमांड करते हैं वो कहलाती है इंडिविजुअल डिमांड, और जो सब उनको जी। उनको सब एक जगह कंबाइन, वो कहलाती है टोटल डिमांड। ठीक है? जैसे यहाँ पे डी फॉर, अच्छा, ठीक। एक कुछ चीजें याद रखिएगा, क्योंकि ये जो आपकी जो जब भी आप ग्राफ शो करेंगे डिमांड सप्लाई किसी का भी, तो वर्टिकल साइड पे हमेशा प्राइस होती है। ये हम ऐसे ही हमेशा कहते ठीक हैं, है। वरना तो हम तो ग्राफ में तो कोई भी कहीं भी कर सकते हैं ना।
लेकिन जब भी जी। डेवलप कर रहे होते हैं, हम वर्टिकल साइड पे हमेशा जो है ना हम क्या करते हैं, ये हम प्राइस को शो करते हैं और आपके पास जो है वो और जो हॉरिजॉन्टल प्राइस है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी शो करते हैं। ये हमेशा ऐसे ही होता है। अब आगे जाके भी अब यही मिलेगा आपको। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा एक ये तो हो गया आपके पास, हम बात कर रहे थे कि डिमांड की। अच्छा, अब कुछ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट क्या-क्या चीज़ होते हैं? अब इसको भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है? एनी फैक्टर अदर देन द डिमांड, ठीक है? अदर फिर ये लिखा हो बल्कि, अदर फैक्टर दैट अफेक्ट द पर्सनल लेवल ऑफ डिमांड। अदर फैक्टर का मतलब क्या हुआ? प्राइस के अलावा। ठीक है ना? अफेक्ट डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज। ये क्या कहलाता है? डिटरमिनेंट। क्या मतलब हुआ? अच्छा, इसका मतलब बेसिकली अभी मैंने आपके अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि अंडे की तो प्राइस बढ़ रही है, या वही अगर प्राइस वही की है लेकिन डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ने का क्या मतलब हुआ जी। कि इट इज, अच्छा हमने जो लॉ पढ़ा था उसमें तो मैंने आपको लिखवाया भी था, उसमें कहता है प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। जी। ठीक है, लेकिन अगर वो प्राइस वहीं की वहीं है और प्राइस में कमी नहीं आ रही लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है, तो इसका क्या मतलब है, वो प्राइस की वजह से नहीं बढ़ी डिमांड, तो उसे क्या कहेंगे, उसे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं। अच्छा, क्यों बढ़ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे, अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं आपसे, आपके ख्याल में अंडों की डिमांड क्यों बढ़ रही है? सर विंटर्स इस वजह से। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। यही यही पॉइंट है इसका, यानी कि वेदर हो। अच्छा, अचानक जो है ना वो अगर उसकी कीमत बढ़ जाए, जैकेटों की डिमांड बढ़ जाए उसी प्राइस के ऊपर, वो भी आपके वेदर है। वेरी गुड, शाबाश, यही आंसर होना चाहिए। प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर, जैसे आपकी इनकम बढ़ जाए, लोगों के पास अच्छा पैसा आ जाए, आपका लोन सस्ता मिलने शुरू हो जाए आपको, उसकी वजह से बढ़ सकती है। ठीक है? अच्छा, एक इसमें लिखा हुआ है हैबिट एंड फैशन और टेस्ट, ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी हैबिट है और वो आपका वो जो आपका टेस्ट है या कोई चीज़ फैशन में आ जाती है, तो क्या होता है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है। अभी आपको शायद पता हो, जब इमरान खान नए-नए जब आए थे तो उसके अंदर क्या होता है कि वो पेशावरी पहन के जा रहे थे, तो लोग पेशावरी चप्पल की डिमांड बढ़ गई थी। तो क्या मतलब हुआ ये आपकी, जैसे कि इसका मतलब हो कि इसे डिमांड जो बढ़ी, इट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ द प्राइस। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फैक्टर प्राइस के अलावा अफेक्ट करेगा, वो कहलाएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर प्राइस की वजह से बढ़ेगा, वो लॉ ऑफ डिमांड होगा, यानी प्राइस को तो हमारे लॉ तो पता ही है हमें कि भाई प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ऊपर जाएगी तो डिमांड नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। ये बात क्लियर है? अच्छा, जब ये आपके पास आपके, अच्छा यानी अब देखते हैं फैक्टर कौन-कौन से। एक तो हैबिट है, फैशन है, टीएस इसकी वजह से आ सकता है। एक और फैक्टर है, वो क्या हो सकता है, इनकम बढ़ सकती है। क्या मतलब हुआ? इनकम आपकी बढ़ जाएगी तो क्या हो, डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम कम हो गई तो क्या होगा? डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कम हो उसकी, जाएगी। हाँ, प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से नहीं हो रही। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ आई है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए, ये क्या चीज़ होती है? सब्स्टिट्यूट समझते हैं आप क्या होती है? नहीं सर। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की जगह दूसरी चीज़ ले सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जाते हैं और आप जाके बोले हमें पेप्सी देना भाई, उसने बोला पेप्सी नहीं है भाई, तो कोक ही ले लो। तो क्या कोक और पेप्सी सब्स्टिट्यूट है? जी सर। ठीक है। अगर आप कहते हैं यार, वो आप जाते हैं बोलते हैं यार कोक नहीं है यार, वो मेरे पास वो एप्पल जूस है, तो क्या ये सब्स्टिट्यूट है? नहीं। ठीक है ना? वो नहीं है। ठीक है? तो इसका बेसिकली क्या है, लेकिन अगर आपके ज़हन में, अगर आपने बोला कोई मुझे कुछ गर्मी हो रही है, कोई भी मुझे वो चाहिए। अच्छा, सब्स्टिट्यूट के जैसे आप चाय पीने जाते हैं, या चाय नहीं कॉफ़ी है, तो आप चलो सब्स्टिट्यूट तो है ना उसका, बिल्कुल क्लोज़ तो नहीं है, लेकिन आप, सर्दी लग रही थी आपको, शाम को रात को निकलने वाले यार जो जगह कॉफ़ी पीते हैं, वो क्या यार कॉफ़ी का तो यार वो सारा वो खत्म हो गया, तो यार चाय अगर है तो चलो मैं बेहतरीन चाय बना के देता हूँ। तो अब वो उसका, आप चलो ठीक है चाय चाय दे दो। सब्स्टिट्यूट है ना वो? तो ये आपका क्लोज़ सब्स्टिट्यूट। अच्छा, एक होते हैं बहुत ही क्लोज़ सब्स्टिट्यूट, जैसे जैसे पेप्सी, और मैंने इसकी मिसाल दी आपको। पेप्सी और कोक की बिल्कुल क्लोज़ हैं, तकरीबन मोर और लेस सेम ही है। तो एक क्लोज़ सब्स्टिट्यूट जो थोड़े से जैसे अगर आपको गला खुश्क हो रहा है आपका, कुछ पीना चाह रहे हैं, तो आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली या आपने जूस पी लिया, तो ये सब्स्टिट्यूट तो क्लोज़ सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूट बहरहाल है ये, ठीक है? समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक चीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पता है आपको क्या होता है?
सर मतलब शायद जिस चीज की ज्यादा डिमांड हो रही है और बार बार। नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्लीमेंट वो नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली होता है कि यहाँ पे जो इतना है ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि एक चीज के बाद दूसरी चीज आपको डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आप जो है वो जूम यूज कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि जूम के साथ इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी आपको? जी पड़ेगी सर। तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने जो है ना वो एक कार ले ली, तो मुझे बताइए कार के लिए आपने, अच्छा अगर आपकी कार ली तो उसका मतलब पेट्रोल लेंगे नहीं लेंगे? जी सर लेंगे। हाँ, तो ये होती है इसके अंदर। अब जो हम ठीक है ना, ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर आपने जो है वो, अगर आपने जो है वो लैपटॉप लिया तो उसके साथ माउस भी होगा, उसके बाद वो चार्जर भी होगा, ये सारे क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने एक जमाने में, अब तो खैर लोग लेते नहीं, पहले लेते थे सीडी, आप सीडी प्लेयर होता था, आपने सीडी प्लेयर लिया तो सीडी प्लेयर का तो क्या सीडी लेंगे नहीं लेंगे आप? जी सर लेंगे। तो ये कहलाता है, ये इस किस्म की प्रोडक्ट जो होती है ना वो कहलाती है जो जॉइंटली डिमांडेड होती है, ये कहलाती है कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही है? तो ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट ये बाद में भी आएगा, इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह। तो सब्स्टिट्यूट होता है वो एक की जगह दूसरी चीज इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है? अच्छा, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक के बाद एक के साथ दूसरी ऑटोमेटिकली डिमांड हो जाती है। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? जी सर समझ आ रही है। चले, वेरी गुड। अच्छा, अब समझिए जरा कि ये कॉम्प्लीमेंट, हम जो अदर फैक्टर की हम बात कर रहे हैं ना, तो हम ये बात सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे क्यों जिक्र आया? उसको इसलिए आया है कि सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपके दोबारा वही मिसाल दे रहा हूँ आपको, कोक की और पेप्सी की। मुझे ये बताइए, अगर कोक और पेप्सी है जो तकरीबन सेम प्राइस है आपकी, सपोज करें, ठीक है ना? अगर आपकी जो है, अगर हम बात हम जो सेल करते हैं, हम पेप्सी सेल करते हैं फॉर एग्जांपल। हम क्या करते हैं? पेप्सी कोला। हम पेप्सी सेल करते हैं, तो आपके पास जो है ना कोक की प्राइस बढ़ गई, तो ये बताइए हमारे क्योंकि लोग फिर पेप्सी लेना शुरू कर देंगे या कम इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि कोक की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी। हमारी पेप्सी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? पेप्सी ज्यादा लोग लेंगे, कम लेंगे? सर पेप्सी ज्यादा लोग लेंगे। वेरी गुड। तो इसका क्या मतलब है? इसको समझिएगा। इसका मतलब ये है कि प्राइस तो कोक की बढ़ी है, लेकिन जो डिमांड बढ़ी है वो किसकी बढ़ी है? पेप्सी की बढ़ी। जो पेप्सी की डिमांड बढ़ी है, इट इज नॉट द प्राइस ऑफ पेप्सी, ठीक है ना? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स थी, उसकी प्राइस बढ़ गई तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। बात समझ में आ रही है आपके? जी तो, सर आ तो रही। हमारी पेप्सी की प्राइस कम नहीं हुई है कि डिमांड बढ़ी है, तो ये एक और डिटरमिनेंट आ गया। इसी तरह अगर अगर दोबारा दूसरी एग्जांपल दें, अगर मिसाल के तौर पर कोका कोला की प्राइस कम हो गई, तो हमारी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? पेप्सी की डिमांड पे? पेप्सी की डिमांड कम होगी, बढ़ेगी? सर फिर पेप्सी की डिमांड कम होगी। वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब हुआ कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, उनकी जो डिमांड है वो पॉजिटिव, वो आगे जाके पड़ेंगे, ठीक है? अभी इतना समझ लें आप कि जब आपके पास, क्योंकि आपकी जो पेप्सी की जो डिमांड कम हो रही है, ये प्राइस कम होने की वजह से नहीं हो रही, बल्कि सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस जो है ना कम होने की वजह से आपकी प्राइस कम हो गई। तो इसका क्या मतलब? ये एक तरह का, एक ये भी डिटरमिनेंट है। इसी तरह अगर हम सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट की बात करें, तो अगर अगर प्राइस कम हो जाएगी, गाड़ियों की प्राइस कम होगी, तो बताएं पेट्रोल की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? आप बता सकते हैं? थोड़ा सा सोच के बताइए, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपकी प्राइस ऑफ कार डिक्रीजेस, then how it will affect the demand of petrol? तो सर पेट्रोल की डिमांड फिर इंक्रीज होगी। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि गाड़ी की डिमांड, अगर 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 जब प्राइस कम होगी, तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। जब कार की डिमांड बढ़ेगी तो इसकी वजह से हमारी जो है ना डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो जो हमारी जो सॉरी, हमारी मतलब ये कि पेट्रोल की जो आपकी डिमांड बढ़ रही है, ये पेट्रोल की प्राइस कम होने की वजह से नहीं बढ़ रही, बल्कि ये आपके जो है कार की प्राइस कम होने की वजह से बढ़ रही है।
तो जो हम कहेंगे कि हमारे पास क्योंकि जो जो कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट है, इस वजह से जो डिमांड में फ़र्क आ रहा है पेट्रोल की, डिमांड जो बढ़ रही है, ये हमारी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट गुड्स है। तो इट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट और गुड्स। बात समझ में आ गई भई? जी सर। वेरी गुड, शाबाश। अब हम थोड़ा-सा क्विक करते हैं। एडवर्टाइज़िंग भी आपको बहुत आसान है कि असल में जो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट देना था, माशाल्लाह आपको जल्दी समझ में आ गया। गुड। चलें, इसके बाद देखिए अब ये क्या होती है एडवर्टाइज़िंग ज़्यादा एडवर्टाइज़िंग करते हैं, ज़्यादा लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा ना? आपको शायद पता हो कि एक एक ज़माने के अंदर जो है वो कोक जो है ना वो बहुत कम लोग पीते थे पाकिस्तान में। हालाँकि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोक पी जाती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में हम पीते थे पेप्सी कोला क्योंकि इसके पेप्सी का ऐड चलता रहता था। फिर ये पिछले कुछ चंद सालों से जो है ना वो कोका कोला ने अपना बहुत ज़्यादा ऐड देना शुरू कर दिया। अब लोग काफ़ी स्विच कर रहे हैं कोका कोला की तरफ। आपने ये नोटिस किया इस बात को? जी सर। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट की वज़ह से। अगर एडवर्टाइज़मेंट देखें याद रखिए जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, अगर एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा कर देंगे, तो आपकी उसकी सेल जो क्या कहते हैं डिमांड उसकी बढ़ जाएगी और एडवर्टाइज़िंग कम कर देंगे तो डिमांड नॉर्मली कम हो जाती है। ठीक है जी? अच्छा, अब देखें आपके पास और गवर्नमेंट पॉलिसी का भी बड़ा दखल है, एक और पॉइंट आ गया। यानी ऐसे रूल आप बनाएँ जिसकी वज़ह से जो है अगर आप टैक्सेस लगा देंगे किसी चीज़ के ऊपर, तो क्या होगा? आपके पास वो जो है वो टैक्सेस की वज़ह से जो है ना आपकी जो डिमांड कम हो जाएगी और सब्सिडीज़ देना शुरू कर देंगे, तो उसकी वज़ह से क्या होगा कि आपके पास डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है जी? अच्छा इकोनॉमी समझ लें, समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा मुझसे, दोबारा पूछ लीजिएगा क्लियर ना हो, ठीक है ना? अच्छा इकोनॉमी का मतलब ठीक है क्या सर। हुआ? इकोनॉमी का मतलब एक इकोनॉमी बहुत तेज़ी से फ्लरिश कर रही है, बहुत ज़्यादा उनकी इनकम हो रही है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वज़ह से क्या होगा? लोगों का इनकम ज़्यादा बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। इसी तरह कोई इकोनॉमी है, वहाँ पर ज़्यादा मतलब कि वो अगर उनके साथ प्रॉब्लम आई हुई है, तो फिर वो उनकी डिमांड कम होगी। ठीक है? इट इज़ नॉट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बल्कि बल्कि इकोनॉमी की वजह से भी इसका फ़र्क पड़ रहा है। क्लियर है? जैसे इंडिया के अंदर कहते हैं कि भाई इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी क्यों इकोनॉमी तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी डिमांड वहाँ पे देश की बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? ये पूरा ये मैं आपको सिर्फ़ मेन चीज़ें करा रहा हूँ। आप इसको पूरा पढ़ेंगे और फिर समझ में नहीं आए फिर पूछ लेंगे आप। जैसे अभी मैंने आपने जो ज़िक्र किया था ना देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल द वेदर कैन अफेक्ट द डिमांड फॉर आइसक्रीम। अच्छा बीच रिज़ॉर्ट, हॉलिडेज़, विंटर जैकेट्स एंड अम्ब्रेला जैसे आपने सबसे पहले आपने मुझे बताया था ना कि ये अंडों की जगह पर बिकॉज़ ऑफ द वेदर, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है भाई? शाबाश! अब हम ऐसा करते हैं थोड़ा-सा अ 4-5 मिनट है। आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर। चलें बस हम थोड़े से हम कहते हैं फिर खत्म करते हैं क्लास। देखिए अभी इसमें क्या लिखा है मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑन द मूवमेंट क्या होती है? ऑन शिफ्ट इन डिमांड। ये 2 बातें हम डिस्कस करते हैं, ये हमारा आखिरी टॉपिक है आज का। उसके बाद हम इंशाल्लाह करते हैं। अच्छा अब इसका मतलब ये बहुत छोटी-सी चीज़ है। अच्छा प्राइस में चेंज आता है। चेंज हम जब कहते हैं ना चेंज इन प्राइस का मतलब प्राइस बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो अगर आपके पास जो हमने अभी पढ़ा था उसी को ग्राफिकल दोबारा हम इसको रिवाइज़ कर रहे हैं कि आपके पास अगर आपके पास यही वाला पॉइंट था जो आपको शायद नज़र आ रहा है ये वाला, तो यहाँ से P3 में से अगर प्राइस बढ़ेगी, तो आपके पास डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि अगर ये वाले पॉइंट से आप जब प्राइस थी P तो P3 इधर आ गए। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हो गई। जो हम लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है? इफ द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। क्यों कॉन्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि प्राइस की वजह से प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। यानी क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कम हो गई। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। इसी तरह अगर आपकी प्राइस जो है वो P3 से जो कम होके P2 पे आ गई, इस पे तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। इसे कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है? या कॉन्ट्रैक्शन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है? जैसे ये लिखा है फॉल इन प्राइस फ्रॉम P1 टू P3 कॉज़ डिमांड टू एक्सपेंड फ्रॉम Q1 टू Q3 whereas a price rise from P2 to P3 causes quantity demanded to fall from Q2 to Q3 ये बात क्लियर हो गई? ये आपके पास यहाँ तक एक्सप्लेनेशन आ गई, ठीक है ना? अगर कुछ समझ में आए तो मैं दोबारा बता दूँ, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड को इस समय बता रहे हैं। अगर आपकी प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। अगर आपकी प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। अच्छा जब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है
उससे कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। एंड अगर आपकी प्राइस बढ़ने की वजह से अगर डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, अगर हम आगे चले थोड़ा सा, अच्छा ये तो ये देखिए क्वांटिटी डिमांड में फर्क आ रहा है। यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड, देखिए थोड़ा सा इसको जरा समझिएगा, परेशानी हो जाएगा इसके अंदर। इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ आपके क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है, यहाँ इंक्रीज इन डिमांड हो रही है। बेसिकली इनकी डिमांड का मतलब हुआ कि ये जो आपके यहाँ से पहले आपका ये ग्राफ था, ये आपकी इसी प्राइस से पहले आप जो है ना इस प्राइस के ऊपर आपकी डिमांड हो रही थी Q1, प्राइस वही की वही है, लेकिन आपकी जो है ना क्वांटिटी डिमांड अब कितनी इतनी आ गई। ये बता सकते हैं इसकी वजह क्या है? सर प्राइस कम हो गई है। नहीं, प्राइस तो वही की वही है, देखें प्राइस यहाँ पर है, पहले यहाँ डिमांड कर रहे थे, अब यही प्राइस यही की जाइए। अगर प्राइस कम होती तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होती है वो, ठीक है ना। अगर आपके पास जी ये प्राइस वही है लेकिन उसी प्राइस पे ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो कहते हैं डिटरमिनेंट की वजह से हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि प्राइस वही है ठीक है सर। लेकिन ज्यादा, जैसा अभी हमने जिक्र किया था ना कि प्राइस वही है, डिमांड ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है ये फैशन है, टेस्ट किसी वजह से हो, किसी भी वजह से हो रही है अदर देन द प्राइस। तो तो उसके बाद क्या होगा कि आपका डिमांड कर्व जो है ना यहाँ लाइट पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसी प्राइस पे आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो अब मैं जी सर। इसको सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर ये आपके पास अलोंग द कर्व है, यानी कि ये ग्राफ, यही आपके ग्राफ के यहीं से अगर प्राइस की अगर अफेक्ट हो रही है, अगर प्राइस की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, वो कहलाती है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस वही है, प्राइस के अलावा किसी वजह से आपकी, देखिए आप देखें यहाँ पे अगर आपको ग्राफ तो अंदाजा है, तो P1 आपकी यहाँ है, P वही, लेकिन आपकी डिमांड यहाँ से यहाँ पर हो गई, ये आपके ये कहलाते हैं इंक्रीज इन डिमांड, यानी डिमांड आपकी शिफ्ट कर गई राइट पे, शिफ्ट इन डिमांड कहलाता है। यानी कि अब आपके साथ अलोंग द कर्व नहीं है बल्कि एक दूसरा ग्राफ बन गया। मतलब ये हुआ कि इसी प्राइस पे अब आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर हम लेफ्ट के ऊपर देखें तो इसी प्राइस पे आप कम डिमांड कर रहे हैं। तो प्राइस, उसी प्राइस पे अगर अगर ज्यादा डिमांड करना, उसी प्राइस पे अगर जो नॉर्मल से अगर कम डिमांड करना, ये कहलाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या कहलाता है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये आपका राइट वर्ड भी हो सकता है और लेफ्ट वर्ड भी हो सकता है। राइट वर्ड कब होगा? जब आपके पास फैशन हो गया या वेदर चेंज हुआ या अच्छा हो गया आपके पास, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड जब बढ़ेगी तो राइट पे चले जाएगा। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस, रिमेंबर इट। अगर किसी भी वजह से उसी प्राइस पे आप डिमांड कम करना शुरू कर दिया आपने, तो क्या हुआ कि वो कहलाएगी, ये भी आल्सो शिफ्ट इन डिमांड। ये बात क्लियर है भाई? वलीद? यस सर क्लियर। चले, वेरी गुड। अच्छा, अब आप सिर्फ आपको मैं जो ना ये आपको कह रहा हूँ, ये आपकी बुक ऑलरेडी आपके पास है, इसको पढ़ लीजिएगा और फिर इंशाल्लाह डिमांड आपकी जी आज हमने कंप्लीट कर लिया, और आप ये वाले क्वेश्चन कर दीजिएगा, ठीक है। इसको समझ के करिएगा, इसमें आपको इसमें क्या ठीक है करना है, सर। ठीक है ना। ठीक है, चलें हम क्लास कंक्लूड करते हैं, यस। एंड करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वो आपके बुक आपके आप इसको जो है ना इसी डिमांड को आप जो मैंने आपको ओ लेवल की बुक शेयर की है उसको भी पढ़ लेंगे आप, और एएस की जो आपको ए लेवल की बुक लाए उससे डिमांड थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेगा ना, आपको उसमें कंफ्यूज ना हो जाए, जो समझ में आ रहा है उतना पढ़ लीजिएगा। और साथ में ये मैं क्वेश्चन में आपको अभी ठीक है मैं सर। ग्रुप में डाल रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगली क्लास ठीक के लिए जब हमारी क्लास होगी तो आपके पास जो है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक। चले, ओके। ओके। चले चले, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।